Hello, dear students. Warm greetings. I hope you all are doing very well. बच्चों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स और उनमें क्या-क्या डिफरेंसेस होती हैं. दिस टॉपिक इज फ्रॉम द नीट बायोलॉजी यूनिट 3 व्हिच इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई हैं वो एनसीईआरटी बायोलॉजी टेक्स्ट बुक में से ली गई हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. बच्चों, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में जो प्राइमरी डिफरेंस है वो है उनके न्यूक्लियस के रिलेटेड. अगर हम वर्ड प्रोकैरियोटिक और वर्ड यूकैरियोटिक का लिटरल मीनिंग समझेंगे, बच्चों ये जो टर्म है प्रोकैरियोटिक, ये दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है. प्रो, which refers to before, and carry on, it refers to nucleus. जैसे हम karyokinesis बोल देते हैं, which is the division of nucleus. Therefore, a prokaryotic cell is a primitive cell which does not have a membrane-bound nucleus. एक prokaryotic cell में DNA molecule freely float करता है cytoplasm में और उसको nucleus की बजाय हम nucleoid कहते हैं. जैसे here you can see this is a circular DNA molecule of a bacterial cell which is an example of a prokaryotic cell. यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल फ्रीली फ्लोट करता है और ऐसे न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं. दैट्स अ रीजन वेयर द डीएनए मॉलिक्यूल इज लोकेटेड एंड इट्स नॉट बाउंड बाय अ मेम्ब्रेन. सो अगर हम प्राइमरी डिफरेंस देखें एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, वो है whether the cell has a proper membrane bound nucleus. प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियोइड होता है, and that nucleoid is a circular DNA which is freely floating in the cytoplasm, and there's no proper membrane bound nucleus in a prokaryotic cell. बच्चों, यूकैरियोटिक वर्ड भी दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है. U and carrion. U refers to true and carrion again refers to nucleus, या हम इसको कर्नियल भी बोल सकते हैं. Therefore, an eukaryotic cell is an evolved or developed cell with a true nucleus, and that nucleus is bound with a bilayered membrane. तो एक यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है जिसमें परफोरेशंस होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं. These pores are made of protein channels which help in the exchange of material. इन pores से exchange of material होता है between the nucleoplasm here and the cytoplasm. तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, सो ये पोर्स हेल्प करते हैं न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स. जैसे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के टाइम जो एमआरएनए मॉलिक्यूल होता है वो माइग्रेट करता है साइटोप्लाज्म में थ्रू दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स. तो इन न्यूक्लियर पोर्स का फंक्शन है, they help in exchange of material between the nucleoplasm or nucleus and the cytoplasm of the cell. दूसरा पार्ट न्यूक्लियस का जो है वो है न्यूक्लियोलस, and this nucleolus is responsible for production of ribosomes, and you know ribosomes are the protein factories. They are the cell organelles on which the protein synthesis takes place. एक यूकैरियोटिक के न्यूक्लियस में एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियोलाई हो सकते हैं. Now the third portion of an eukaryotic cell is the chromatin. And what is chromatin? Chromatin is made up of DNA and proteins, and these proteins are known as histone proteins. So when a DNA molecule is wrapped over histone molecules, they form condensed structures which are known as chromosomes. एक important difference जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में है,
That is the presence of histone proteins in chromosomes. Prokaryotic cells में histone proteins नहीं होते हैं, whereas in eukaryotic cells the chromosomes contain histone proteins, and these histone proteins supercondense with DNA molecule to form these condenser structure, जिनको हम chromosomes कहते हैं. तो बच्चों, अगर हम प्राइमरी डिफरेंस देखें प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक सेल में, वो है प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस. अब हम कह सकते हैं कि एक प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जबकि एक यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस की जगह एक न्यूक्लियोइड होता है, एंड दिस न्यूक्लियोइड इज अ रीजन वेयर देयर इज अ सर्कुलर डीएनए विदाउट ए मेम्ब्रेन इन इट. तो बच्चों, याद रखना है, एक एक प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जबकि एक यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, and that nucleus is bound by a double layered membrane which has pores inside it, and those pores are involved in exchange. They are used in exchange of materials between the nucleoplasm एंड द साइटोप्लाज्म. बच्चों, जो दूसरा डिफरेंस है एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, वो है उनका साइज. प्रोकैरियोटिक सेल जनरली छोटी होती हैं एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर जनरली बिगर. अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज देखें, that ranges from 1 to 10 micron, and the size of eukaryotic cells range from 10 to 20 micron. बच्चों, आई होप कि आपको पता हो कि एक माइक्रोन कितना बड़ा होता है. एक माइक्रोमीटर 10 रेज टू पावर -6 मीटर के बराबर होता है. सो इट्स लाइक इफ वी हैव 1 मीटर डिस्टेंस, and that 1 meter distance is divided with this number 1 with 6 zeros, that is 1 million. So अगर हम 1 मीटर डिस्टेंस के 1 मिलियन इक्वल पार्ट्स करें, then each fraction or each part will be 1 micron, or it will be 1 micrometer. As you can see from the textbook, the range, as is mentioned in the NCERT textbook, the range of a typical eukaryotic cell is 10 to 20 micron, and that of prokaryotic cells, which include bacterial cells, that ranges from 1 to 2 micron. Then we have PPL, which is pleuropneumonia-like organisms, which is even smaller. Uska size 0.1 millimicron hota hai. Viruses are the smallest organisms, or they are the smallest cells, which ranges from 0.02 to 0.02 to 0.2 micrometers. Prokaryotic cells जो include करती हैं bacterial cells, blue green algae, mycoplasma या PPL, जिसे हम pleuropneumonia like organisms कहते हैं, वो छोटी cells होती हैं, and smaller cells divide or multiply at a much rapid rate compared to the eukaryotic cells. The rate of cell division of prokaryotic cells is much faster compared to the eukaryotic cells. They multiply and divide rapidly if we compare them with the eukaryotic cells. So the cells can have great differences in their size and shape. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का रेंज 1 to 10 micrometers हो सकता है, and eukaryotic cells are from 10 to 20 micrometers. And again, I told you what a micrometer is. Then we have 4 basic shapes of bacterial cells. Then the next point is the shapes of bacteria. Bacterial cells 4 different shapes में होती हैं. जैसे bacillus bacteria जो होते हैं वो rod shaped होते हैं या rod like होते हैं. Focus bacteria spherical होते हैं. Vibrio bacteria comma shaped bacteria होते हैं. And then we have spirillum bacteria, which are
स्पाइरल। बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में हो सकती है वो है उनकी सेल टाइप बेस्ड। बच्चों हमें पता है कि एक ऑर्गेनिज्म या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो सकता है, नहीं तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होगा। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिनकी एग्जांपल्स बैक्टीरिया और ऑर्किया है वो एक ही सेल के बने हुए होते हैं। जैसे बैक्टीरियल सेल या ऑर्किया है वो एक ही सेल के बने हुए हैं। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स they are either made up of one cell, that is they are unicellular, or they are made up of many cells. Eukaryotic cells की examples plant cells हैं या animal cells है। fungi और protists भी eukaryotic cells के examples हैं। So now we know prokaryotic organisms are unicellular and their examples are bacteria and archaea. And on the other hand, and eukaryotic organisms are made up of either one cell, that is they are unicellular, or they are made up of multiple cells, they are multicellular organisms. And examples, as we already mentioned, are plants, animals, फंजी एंड प्रोटिस्टस। बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में वो है उनके सेल वॉल रिलेटेड। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे बैक्टीरियल सेल होता है उनका सेल वॉल जो होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में फॉर एग्जाम्पल प्लांट सेल्स अगर देखें हम, प्लांट सेल्स का सेल वॉल सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। फंजी का सेल वॉल काइटिन का बना हुआ होता है, जबकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल ऑल टुगेदर एब्सेंट होता है। एनिमल सेल्स लैक सेल वॉल। So these are very important pointers regarding the cell wall of prokaryotic and eukaryotic cells, and you need to retain these points. बच्चों इसके बाद जो डिफरेंस एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक सेल में है वो है उनके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, या जिनको हम मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल को देखा जाए तो उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। ये ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया उसमें एब्सेंट रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी एपैरेटस। ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। और यूकैरियोटिक सेल्स में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, उसमें गोल्गी प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होता है। और अगर इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बीड लाइक स्ट्रक्चर्स जैसे स्मॉल ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये प्रेजेंट हैं, तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंड दीज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन दीज बीड लाइक स्ट्रक्चर्स which are ribosomes, and ribosomes we know they are the cell organelles which help in protein synthesis. And we know that biomembranes are made up of these two layers of phospholipid molecules. जो हेड पार्ट होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग पार्ट होता है, और ये फॉस्फेट ग्रुप होता है। And then we have these tail parts which are hidden inside, and these tail parts are the lipid parts, are the fat parts. They are hidden to avoid the interaction with the water, which could be outside the cell or within the cell cytoplasm. So ये head part है, which is the phosphate group here, and then we have these long tail-like structures which are the lipid parts. And these lipid parts are hydrophobic, which means they are water hating. The word hydro means water and phobic refers to hating. It hates water, and this phosphate group, because it has some charge on it, it allows water. That's why it is hydrophilic. That is water loving substance or water loving part of the biomembranes. So biomembranes of eukaryotic cells, they are composed of these two layers of phospholipid molecules. That's why we call
that bilayered phospholipid molecules. Bilayered phospholipid membranes. तो सारे सेल ऑर्गेनेल्स के मेम्ब्रेन्स जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में सिर्फ होते हैं वहीं पे प्रेजेंट होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये सेल ऑर्गेनेल्स लैक करते हैं और दे आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। बच्चों यहाँ पे आप एक बायो मेम्ब्रेन देख सकते हैं एंड यू कैन सी देयर आर दीज टू लेयर्स, दिस इज वन ऑफ द लेयर हियर, ये दूसरी लेयर है। तो यही फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स जैसे हमने एक्सप्लेन करे, ये दो लेयर बनाते हैं biomembranes के, and in between there are these big protein molecules which run across the membrane. इनको हम ट्रांस प्रोटीन्स या चैनल प्रोटीन्स या टनल प्रोटीन्स बोलते हैं, इन बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को। तो हम इनको टनल या चैनल प्रोटीन्स कहते हैं बिकॉज दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स across the membrane. तो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन करा, हाइड्रोफिलिक रीजन, that is this head part of the phospholipid molecule, and then we have this middle part over here, that is hydrophobic region, and this is made up of long tail structures. These long tail structures are made up of lipids. तो ये फैट्स या लिपिड्स के बने हुए होते हैं, या हम जिनको ट्राइग्लाइसराइड्स कहते हैं। एंड देन अगेन we have the heads of these phospholipid molecules which are hydrophilic because of the charge on them, and they interact with water or they love water because of the charge. These lipid molecules here lack charge, that's why they hate water, which is a polar molecule due to the electronegativity differences between the hydrogen and oxygen. जो bond hydrogen और oxygen के बीच में होता है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, एंड द इलेक्ट्रॉन शुड बी एट द सेंटर, बट बिकॉज ऑफ द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, these electrons are shifted more towards oxygen of water molecule, which develops a partial negative charge on more electronegative element oxygen, और hydrogens पे भी equal partial positive charge आ जाता है, which makes this water molecule polar, and polar solutes they interact with polar solvents only, or polar substances interact with polar solvents only. यहाँ पे जो lipid molecule या fat molecule है, because it's non-polar, it hates water. It does not like to interact with water. अब हम जो सेल ऑर्गेनेल्स की बात कर रहे थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। इसका एक आउटर मेम्ब्रेन है, then it has an inner membrane which is folded into these cristae. जो finger like projections आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनको cristae बोला जाता है, and they increase the surface area of mitochondria, which increases the rate of these biochemical reactions which occur in a mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या उससे पहले जो क्राफ्ट साइकिल होता है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शंस फास्टर होती हैं बिकॉज ऑफ द हायर सरफेस एरिया which is provided by these finger-like projections or cristae. ऐसे membrane bound cell organelles prokaryotic cells में absent होते हैं। बच्चों, अगर हम एक prokaryotic या bacterial cell का DNA देखते हैं, तो एक प्रोकैरियोटिक सेल में एक सिंगल और सर्कुलर डीएनए होता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक बैक्टीरियल सेल है और इसके सेंटर में ये एक सर्कुलर डीएनए है जो कि एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल है। और जैसा हमने पहले ही मेंशन करा है, जो ये सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, जो जिस रीजन में ये एक बैक्टीरियल या प्रोकैरियोटिक सेल में लोकेट होता है, या जिस रीजन में ये सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। सो न्यूक्लियोइड इज द रीजन वेयर दैट सिंगल सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट, एंड दिस सिंगल सर्कुलर डीएनए इज नॉट एनक्लोज्ड इन ए मेम्ब्रेन। ये सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड
नहीं होता है। फिर जब हम एक यूकैरियोटिक न्यूक्लियस देखते हैं उसमें मल्टीपल लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड डीएनए मॉलिक्यूल यू नो इज a double stranded molecule where one of the strand is from 5 prime to 3 prime and the other strand is anti-parallel which is 3 prime to 5 prime. And when these linear DNA molecules are wrapped over histone protein molecules, they form chromosomes. तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल और हिस्टोन प्रोटीन्स के, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिर्फ इस सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल के बने होते हैं। तो बच्चों ये एक डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है जिसका एक स्ट्रैंड यहाँ पे 5 प्राइम से 3 प्राइम तक है और दूसरा स्ट्रैंड इसका 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। ऐसे अपोजिट स्ट्रैंड इसको हम एंटी पैरेलल कहते हैं। सो व्हाट इज अ डीएनए मेड अप ऑफ? डीएनए इज मेड अप ऑफ दीज यूनिट्स व्हिच वी कॉल एज न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड में होता क्या क्या है, उसमें एक नाइट्रोजीनियस बेस होती है, एक 5 कार्बन शुगर होता है जो कि आरएनए में राइबोस होता है एंड दैट्स व्हाट आरएनए स्टैंड्स फॉर, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, दैट इज दिस शुगर 5 कार्बन शुगर। एंड इन डीएनए we have this deoxyribose nucleic acid। एक न्यूक्लियोटाइड का थर्ड पार्ट ये फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो all these three parts they make a nucleotide, and nucleotides are the monomers of nucleic acids which can be either a DNA molecule or an RNA molecule। तो एक स्टैंड ऐसे है और दूसरा स्टैंड इसका उल्टा होगा, यानी वो एंटी पैरेलल है। न्यूक्लिक एसिड्स में 5 टाइप्स की नाइट्रोजीनियस बेसेस होती हैं। आरएनए में एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, गुआनिन होता है और डीएनए में यूरेसिल की जगह थायमीन होता है। तो हियर वी हैव द this exception, that is in DNA we don't have uracil, we have a thiamine nitrogenous base। DNA में uracil नहीं होता है, उसमें thiamine होता है। इस बाकी के 3 नाइट्रोजीनियस बेसेस दोनों न्यूक्लिक एसिड टाइप्स में होते हैं, that is DNA and RNA। Now when this linear DNA molecule wraps over these histone protein molecules, they form this unit, a single unit which is known as nucleosome। तो न्यूक्लियोसोम किस चीज का बना होता है? एक न्यूक्लियोसोम में टॉप पे 4 हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसी तरह बॉटम पे 4 हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड these 8 histone protein molecules are wrapped by 2 turns of DNA। 2 टर्न्स होती हैं डीएनए मॉलिक्यूल की and they super condense and they form these units which we call as nucleosomes। nucleosomes का एक न्यूक्लियोसोम का diameter 10 nanometer होता है and when these nucleosomes super condense they form a chromosome। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी एक्सटेंशन है, बाकी का पोर्शन यहाँ पे दिया हुआ है। Now these nucleosomes are supercondensed to form a structure which is known as chromosomes। बच्चों जो नेक्स्ट डिफरेंस है एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, वो है उनके राइबोसोम्स का साइज। प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम स्मॉलर होती हैं या छोटी होती हैं, उनका साइज 70s है। एस जो यहाँ पे है ये सेडिमेंटेशन फैक्टर है। दिस इज सेडिमेंटेशन फैक्टर। सेडिमेंटेशन फैक्टर हम समझेंगे क्या है। एंड देन इन यूकैरियोटिक सेल्स राइबोसोम्स आर लार्जर इन साइज। यूकैरियोटिक सेल्स में 80s राइबोसोम्स होती हैं। नाउ अगेन दिस S here is the sedimentation factor। तो राइबोसोम्स एक सेल में कहाँ पे होती हैं? सेल के न्यूक्लियस के साथ में एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है एंड दैट नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स आर लाइक दीज। इनको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं और जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर
ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे हैं, these are actually ribosomes. So these are actually ribosomes, and these ribosomes have two subunits. So this is the structure of a ribosome. It has a larger subunit and then it has a smaller subunit. Prokaryotic cells में ये 70s राइबोसोम्स होते हैं, और ये जो लार्जर सब यूनिट होता है ये 50s होता है, जबकि स्मॉलर सब यूनिट 30s होता है। अगर हम इनको सम करें ये 80s आना चाहिए, बट थोड़ी सी ओवरलैपिंग हुई होती है, इसका थोड़ा सा पोर्शन इसके इस सब यूनिट में चला गया होता है, और बड़े सब यूनिट का जो थोड़ा सा पोर्शन है यहाँ पे। सो दिस इज द एरिया विच इज कॉमन टू बोथ ऑफ देम, दिस इज द सेडिमेंटेशन फैक्टर। सो इवन दो इनके सब यूनिट इज 50s और 30s है, जिनका सम 80s होना चाहिए, बट सेडिमेंटेशन फैक्टर बीच में आ जाता है, तो देयर साइज एंड्स अप टू बी 70s राइबोसोम्स। बाकी का जो 10s होता है वो सेगमेंटेशन फैक्टर होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70s राइबोसोम्स होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में 80s राइबोसोम्स होते हैं। सो ये 80s कैसे बनते हैं, इसके जो लार्जर सब यूनिट यहाँ पे होता है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, दैट इज 60s, एंड द स्मॉलर वन इज दैट इज 40s। तो टोटल अगर हम करें तो ये 100s आना चाहिए, बट बाकी का जो पोर्शन है वो लैपिंग में चला जाता है, या उसको हम 20s को सेडिमेंटेशन फैक्टर कह सकते हैं यहाँ पे। The size ends up to get to 80s. So sedimentation factor निकाल के उनका size 80s बन जाता है। So eukaryotic cells have 80s ribosomes, that is the larger ribosomes, and whereas the ribosomes in prokaryotic cells they are 70s, यहाँ पे 70s राइबोसोम्स होते हैं, और ये 70s राइबोसोम्स या 80s राइबोसोम्स जो प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं, और these are the cell organelles where protein synthesis takes place. Ribosomes are also known as the protein factories, that is the cell organelles where proteins are manufactured or proteins are synthesized। और प्रोटीन सिंथेसिस के हमें पता है ये दो स्टेज में आता है। पहले स्टेज को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और दूसरे स्टेज को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। दूसरे स्टेज को हम ट्रांसलेशन स्टेप कहते हैं। ये जो ट्रांसक्रिप्शन स्टेट है ये सिंपली वो प्रोसेस है जहां पे एक डीएनए मॉलिक्यूल कॉपी होता है एंड इट फॉर्म्स एन एमआरएनए चेन विच इज मैसेंजर आरएनए चेन, और ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है या न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है, whereas translation that takes place in the cell cytoplasm, it's the process which turns mRNA, the information on the mRNA chain, into proteins. So एक mRNA के ऊपर कोड्स होते हैं, वो कोड्स डिकोड होते हैं राइबोसोम्स के ऊपर, एंड दे टर्न इनटू प्रोटीन्स, एंड दिस प्रोटीन इज one of the most important physiological process in any living cell। दोनों प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स 70s होते हैं, whereas eukaryotic cells में ribosomes 80s होते हैं, and these are the sum-ups of the 80s ribosomes and these are the sum-ups of the 70s ribosomes। यहाँ पे segmentation factor 10 होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में सेगमेंटेशन फैक्टर 20 होता है। बच्चों जो नेक्स्ट डिफरेंस है एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, वो है उनका सेल
डिवीजन का तरीका। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल डिवीजन बाइनरी फिशन से होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में सेल डिवीजन या तो माइटोसिस से होगा, नहीं तो मियोसिस से होगा। Now what is binary fission? The word bi means two. So when a cell divides into two exactly equal and identical cells, that method of reproduction of cells is known as binary fission. So when a cell divides into two cells, prokaryotic cells में पहले तो सेल का साइज बड़ा हो जाता है, उसके बाद जो सर्कुलर डीएनए होता है वो डिवाइड करता है या इट अंडरगोज रेप्लिकेशन प्रोसेस। रेप्लिकेशन इज फॉर्मिंग एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए डीएनए मॉलिक्यूल। रेप्लिकेशन के बाद दो कॉपीज बनती हैं सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल की, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, and then the cell develops a fission or a wall between these two exact copies of the circular DNA molecule. Then a fission or a wall develops between the two copies of the exactly similar circular DNA molecules, तो दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती हैं। दिस बाइनरी फिशन इज द मेथड by which prokaryotic cells like bacteria divide। तो उनका सेल रिप्रोडक्शन करने का तरीका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिशन होता है। दैट इज ए सेल डिवाइड्स, cell grows in size, then replicators forms two circular DNA molecules, and then a fission takes place which divides the two daughter cells into exactly equal halves। तो यहाँ पे एक फिशन मॉलिक्यूल होता है, यहाँ से एक डॉटर न्यू सेल बन जाएगी और यहाँ से दूसरी डॉटर सेल बन जाएगी, एंड दीज टू डॉटर सेल्स विल बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल, देयर जेनेटिक कंपोजिशन विल बी सेम। उनके डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है that will be exactly similar or exactly same। तो इस टाइप के सेल डिवीजन को हम बाइनरी फिशन बोलते हैं, और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स का रिप्रोडक्शन करने का तरीका होता है। इसके बाद हमारा है यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में सेल डिवीजन दो तरीकों से होता है, या वो माइटोसिस से होगा, नहीं तो मियोसिस से होगा। माइटोसिस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहां पे आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं, जैसे हमने बाइनरी फिशन में हुआ है। तो सेल डिवाइड्स, इट फॉर्म्स टू डॉटर सेल्स, and these daughter cells are exactly identical, they are diploid like the parent cell। तो ऐसे टाइप ऑफ सेल डिवीजन को हम माइटोटिक सेल डिवीजन बोलते हैं, एंड दिस इज हाउ माइटोसिस टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहता है, which is 2n, and when the number of chromosomes is 2n, we call such cells as diploid cells। इसमें मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में गेमीट्स बनते हैं, एंड गेमीट्स वी नो इज ईदर एन ओवम, एग सेल जिसको बोला जाता है, और इट्स ए स्पर्म सेल। A sperm cell is also a haploid cell like ovum। Sperm cell is also a haploid cell। So these two haploid cells fuse together। ये सेल्स आपस में ज्वाइन करती है, फ्यूजन होता है उनको, और उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। सो द प्रोसेस बाय विच टू haploid cells, an ovum and a sperm, fuses together to form a single cell। That first cell of an eukaryotic organism is known as zygote। तो एक zygote पहला diploid cell होता है जो कि बनता है दो haploid cell के फ्यूजन से। Here you can see टू सेल्स ऑफ बीइंग फॉर्मड, दो सेल्स बन रही हैं और बीच में एक फिशन क्रिएट होता है। तो दो आइडेंटिकल, ये भी डिप्लॉयड होगा, ये सेल भी डिप्लॉयड होगा। दिस इज द वे ऑफ बाइनरी फिशन, एंड बाइनरी फिशन टेक्स प्लेस इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है बच्चों, याद रखना है, यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोटिक सेल डिवीजन होता है या मियोटिक सेल डिवीजन होता है।
माइटोसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है और मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा गेमीट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। दैट्स an ovum and a sperm cell fused together which is the zygote। ये जो zygote है यहाँ पे ये later on divide करता है division से and it forms a mass of diploid cells which later on develop into an embryo। तो सब सेल्स का जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है that is 2n। बच्चों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में सेल मेम्ब्रेन की भी डिफरेंसेस होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में स्टीरॉल्स एब्सेंट रहते हैं जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में स्टीरॉल्स लाइक कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं। नाउ व्हाट इज द स्टीरॉल? A sterol is any organic compound whose hydrocarbon skeleton closely relates to that of cholesterol 3-ol molecule। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल एग्जैक्टली रिजेंबल करता है इन स्टीरॉल मॉलिक्यूल्स के साथ। सो हाउ डज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल अ प्रोकैरियोटिक और इन यूकैरियोटिक सेल? हर एक सेल के बाउंड्री पे एक मेम्ब्रेन रहता है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा membrane, and this plasma membrane acts as a selectively permeable barrier which allows passage of enough oxygen, nutrients, wastes to service the cell। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक selectively permeable barrier का काम करता है। तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक या एक यूकैरियोटिक सेल का सिलेक्टिव बैरियर एक्ट करता है एंड इट अलाउज द पैसेज ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ a cell। A cell has to get rid of such waste materials and that happens through this plasma membrane। और पहली जैसे हमने एक्सप्लेन करा है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स का बना होता है और ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स दो लेयर्स होते हैं एंड इन बिटवीन वी हैव दीज ग्लाइकोप्रोटीन्स, दीज बिग जायंट टनल प्रोटीन्स और चैनल प्रोटीन्स which help in the transport of the materials like these oxygen, nutrients and waste materials across the membrane। सेल से बाहर या सेल के अंदर जाता है तो वो फैसिलिटेट करता है ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन या जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सो नाउ यू नो दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, बट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल lacks sterols, whereas the plasma membrane of an eukaryotic cell has sterols, and these sterols are like cholesterol molecules। इनका जो हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर रहता है दैट इज क्लोजली रिलेटेड दैट ऑफ कोलेस्टेन 3-ol मॉलिक्यूल। यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल आप देख सकते हो OH ग्रुप, that is the all, that is the alcohol functional group। बच्चों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की एग्जांपल दोनों बोर्ड्स और नीट एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। So it's very important for you guys to retain the examples of prokaryotic and eukaryotic cells। So अगर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की एग्जांपल्स देखें, प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया आता है। So you know E. coli is one of the important examples of bacteria। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो दूसरी एग्जांपल है वो आर्किया है एंड यूकैरियोटिक सेल्स कैन बी प्लांट्स, दे कैन बी एनिमल्स और फंजी और प्रोटिस्टा। सो ये चार एग्जांपल्स जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स की हैं and then we have two examples of the prokaryotic cells। So bacteria and archaea, they are the examples of prokaryotic cells। और बच्चों ये चार एग्जाम्पल्स यूकैरियोटिक सेल्स की है विच आर प्लांट्स, एनिमल्स, फंजी एंड प्रोटिस्टा। बच्चों इस वीडियो में हमने जितनी भी डिस्कशंस करी हैं और जितने भी पॉइंटर्स हमने डिस्कस करे हैं वो सारी डिफरेंसेस और डिस्कशंस मैंने इस वीडियो में सिंपलेस्ट और मिनिमम पॉसिबल वर्ड्स में लिखे हैं आपके लिए। तो आप वीडियो को पॉज करके इन नोट्स को नोट डाउन कर सकते हैं
और यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो इनके नोट्स बना के आप सारे पॉइंट्स को इजीली रिटेन कर सकते हैं। आई गारंटी यू दिस टेबल विल बी ऑफ ग्रेट यूज फॉर यू एंड इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन विच आर दे इन द नीट बायोलॉजी। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप इनके नोट्स बना सकते हैं। बच्चों, जो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं, अगर आपको स्लाइटेस्ट डाउट है और कहीं पे आपको कोई पॉइंट अंडरस्टैंड नहीं हुआ, so you can mention that in the comment section. I'll be glad to help you with your doubts that we can do in another video. Thanks for watching the video. Like, share and subscribe to NEET Success Pathway. And do not forget to press the bell icon.